भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी, वर्ग या स्थान का हो। अपराधियों को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार में लालू यादव परिवार का शासन हमेशा जंगल राज की याद दिलाता है, जब सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक थी। किसी भी हालत में बिहार को जंगल राज की ओर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, एक भी अपराधी, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी वर्ग से हो, किसी जगह से हो। अपराधियों के ऊपर समूल नाश की योजना के तहत काम किया जा रहा। बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार का शासन हमेशा ही जंगल राज की याद कराता है, जब गुंडे दिन दहाड़े रंगदारी, गैंग वॉर, लूट खसूल, इन जालसाड़ी के षड्यंत्रों को लालू परिवार के राजनीतिक प्राधिकरण की नीति के तहत संरक्षण दिया जा रहा था। पूरी सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक थी और अपराधी सरकार चला रहे थे, उसको याद करके भी कंपन होती है। किसी भी सूरत में बिहार को जंगल राज की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, अब भाजपा कहने लगे कि महिलाओं को 2,500 रुपए विधवा पेंशन मिल रही है, उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशन बंद कर दी। ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। अब ये कहने लगे कि महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलती है 2,500, उसमें जो है 80,000 जो है जो पेंशनें मिल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ये जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। दिल्ली में कहीं पे एक्सीडेंट होता था किसी आदमी का तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था। फरिश्ते योजना थी, कितनी अच्छी योजना थी, उसमें इनको क्या समस्या थी, इन्होंने वो योजना बंद कर दी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किसी का ऑपरेशन नहीं हो पाता था या कोई टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में करवा लेता था, डाक योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी, कहा कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली के अस्पतालों में जो मुफ्त दवा मिलती है ये उनको भी बंद करेंगे। जो थोड़ी बहुत मुफ्त सुविधाएं हैं दिल्ली के अस्पतालों में ये उनको भी बंद करेंगे और ये कहेंगे कि साहब इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए हम इसको भी बंद कर देते हैं। ये एक एक करके हर वो योजना जिसमें गरीब का फायदा है उस योजना को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गरीब को दिल्ली से भगाया जाए, आम आदमी को दिल्ली से भगाया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा कर देंगे कि अगर कोई सामान्य वर्ग का आदमी है वो दिल्ली में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे, सरकारी में भी नहीं पढ़ा पाएगा, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएगा, अपना वापस जो है बिहार और यूपी जाए। ये इनकी पूरी पूरी योजना है। जो गाड़ियां प्रदूषण फैला उन्हें आप 5 साल में बंद कर दें, जो प्रदूषण न फैला उन्हें 50 साल तक। देखिए, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं। मुफ्त, आपको कोई भी निर्णय करना हो उससे पहले सोच विचार कीजिए। आप बिना सोच विचार के निर्णय कर देते हैं और जब जनता गालियां देती है और आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करके आपको आईना दिखाती है तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप सारी वही बातें करने लग जाते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। ये ऑर्डर पास करने से पहले क्या मुख्यमंत्री को ये ऑर्डर नहीं मिला? क्या उपराज्यपाल के पास ये ऑर्डर नहीं गया? क्योंकि आपने जीएनसीटीडी एक्ट के बाद जो फेरबदल किए उसमें सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एलजी के पास जाएंगे। क्या वो जाने बंद हो गए या गया तो एलजी साहब ने तब नहीं सोचा? पहले दिल्ली के लोगों के ऊपर एक तुगलकी फरमान थोपा गया और कोशिश की गई कि 61-62 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हट जाएं, तो 61-62 लाख गाड़ियां बिकेंगी, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा होगा। इनकी मिलीभगत के कारण ये जो है बैन जबरदस्ती दिल्ली पर थोपा गया। कहा गया कि एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो 2014 का ऑर्डर है, 2015 का ऑर्डर है। वो ऑर्डर आपको अब 2025 में क्यों याद आ गया? फिर बोले सीएक्यूएम का ऑर्डर है। सीएक्यूएम का ऑर्डर 23 अप्रैल का है, सिरसा जी ने 1 मार्च को अनाउंसमेंट कर दी थी। तो आपको क्या सपना आ गया था कि सीएक्यूएम जो है 2 महीने बाद एक ऑर्डर निकालने वाली है? तो ये जो इनकी मिलीभगत थी इसका पर्दाफाश। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा, मैं इन बयानों की निंदा करता हूं। बिहार में 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 5 को पूर्णिया में जलाकर मार दिया गया।
क्या नीतीश कुमार अर्धजागृत अवस्था में हैं या वे भाजपा के दबाव में हैं? भाजपा और नीतीश सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जंगल का राज लागू कर दिया है, वहां कानून का राज नहीं है। मैं सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूं। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्धजागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो। कुछ लोग नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसका पर्दाफाश होने वाला है। ये एक राजनीतिक गैंग के माध्यम से हो रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहां तो कार्रवाई हो रही है। लालू यादव के राज में क्या होता था? मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अपराधियों की पंचायत होती थी, और आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो, और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू, ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों की पंचायती होती थी, यही तो हो रहा था। और वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें, ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। आज वो उछल उछल के कह रहे हैं चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। मीरा भाईंदर मंच से मोर्चा पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगर कोई मोर्चा निकालना चाहता है तो वो अनुमति लेकर ऐसा कर सकता है। हालांकि पुलिस द्वारा यातायात, भीड़ प्रबंधन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोर्चा का मार्ग तय किया जाता है। पुलिस आयुक्त ने मुझे बताया कि उन्हें मार्ग बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन वे उसी मार्ग पर जाने पर अड़े रहे, इसलिए पुलिस ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है।
लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? हिंसा की मेरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता, इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाता। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं वे कांग्रेस पार्टी की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की हर कोई निंदा कर रहा है। कांग्रेस राष्ट्रपति को मुर्मा जी कहकर संबोधित किया बिना किसी सम्मान के, और फिर अंत में उन्हें भूमाफिया कह दिया। पूरा देश जानता है अगर कोई भूमाफिया है तो वह नकली गांधी परिवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबरों पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य अपराधी जिसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, उसे भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें सवाल खड़े करने वाले लोगों से जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो ऐसी घटनाओं में इनपुट के माध्यम से वे पुलिस को मदद कर सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर गोपाल खेमका हत्याकांड की मॉनिटरिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और बिहार पुलिस ने पहले भी शानदार काम किया है। हर घटना के जवाबदेह लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन ताज़ा मामले में जो उद्भेदन के करीब पुलिस है और आधिकारिक तौर पर उनके द्वारा चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य क्या है कि अशोक कुमार साव नाम के एक व्यवसायी के घर छापामारी हुई है। अशोक कुमार साव सरिया के व्यापारी थे। अशोक कुमार साव
सुमन कुमार नायक जो लालू प्रसाद जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर पर किराएदार के तौर पर था और उसकी संलिप्तता जो जानकारियां मिली है उसके आधार पर इस हत्याकांड में सुपारी देने वाले व्यवसायी के तौर पर निश्चित की गई है। बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को कोहराम मचाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कौन लोग हैं? और अभी जो उमेश यादव शूटर की गिरफ्तारी हो या जो अभी पुलिस ने आत्मरक्षार्थ एक अपराधी का पीछा करते हुए जब गोलियां चलाई और एक अपराधी ढेर हुआ है, बिल्कुल साफ है कि हम पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ कर निकालेंगे। जो लोग भी जवाबदेह हैं, बिहार में घटनाएं करके निश्चिंत होकर के घूमने का दौर 90 से 2005 का नहीं है। सत्ता पोषित जो अपराध का तंत्र बिहार में था उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम नीतीश कुमार जी के शासन के 20 वर्षों में हुआ है और बिहार की पुलिस ने अच्छा काम किया है। निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं और ऐसी घटनाओं के तरफ अगर कभी अपराधी बढ़ते हैं तो उनका अंजाम भी बहुत ही बुरा होगा। बिहार के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पटना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब तक पुलिस और जानकारी नहीं देती तब तक मैं इस पर और टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पूरे राज्य में आक्रोश है। कल ही पूर्णिया में लोगों को जिंदा जला दिया गया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया है। जब तक पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया जाता है, कारणों को नहीं बताया जाता है, सारे चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया जाता है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। लेकिन पूरे बिहार में जो हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार चित्कार है, अब तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। पूर्णिया में कल लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब तो कोई घंटा ऐसा नहीं, कोई मिनट ऐसा नहीं जब अपराधी तांडव नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस जब लोगों की जानें चली जाती हैं तब कार्रवाई करती है। तो ये स्पष्ट रूप से जब तक पुलिस पूरे खुलासे कर नहीं बताती है कि पूरा क्या मामला था, किन कारणों से हुआ, किसने किया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये सारी चीज़ें पुलिस जब बताएगी इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती। दिल्ली की पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने दिल्ली के मध्यम वर्ग को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगने के बाद पूरा मध्यम वर्ग अब डर में है। मध्यम वर्ग एक कार खरीदने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। महिलाएं कार खरीदती हैं ताकि वे सुरक्षित यात्रा कर सकें, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित नहीं है। बुजुर्ग लोग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं ताकि वे आसपास के बाजारों में जा सकें। बुजुर्ग लोग भी ज्यादातर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। भाजपा ने बिना ये सोचे कि इन लोगों का क्या होगा, इन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिडिल क्लास परेशान है। चाहे लंबे लंबे पावर कट से परेशान है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, चाहे प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस से परेशान है, और अब जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उससे सारा मिडिल क्लास डरा हुआ है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हो सकता है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ईएमआई पे खरीदें, एक छोटी गाड़ी ईएमआई पे खरीदें। ये एक मिडिल क्लास का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं कि 5 साल के लोन पे, 7 साल के लोन पे अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लें। दिल्ली वाले और क्यों गाड़ी खरीदते हैं?
महिलाएं इसलिए गाड़ी खरीदती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने महिलाओं को आज तक कभी सुरक्षा नहीं दी है। महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहां पे लोग बदतमीजी करते हैं। भाजपा वालों ने मार्शल्स को हटा दिया। महिलाएं सड़क पे नहीं जा सकती हैं, मेट्रो स्टेशन से, बस स्टैंड से घर नहीं आ सकती क्योंकि लड़के बदतमीजी करते हैं और कोई पुलिस नहीं होती है। इसलिए महिलाएं गाड़ी खरीदती हैं। बुजुर्ग क्यों गाड़ी खरीदते हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर रात बेरात कहीं जाना हो। बुजुर्ग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि घर से बाजार तक जाने में उनको एक साधन की जरूरत होती है, और अक्सर चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि मिडिल क्लास का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि कितनी माइलेज थी उस गाड़ी की। वो गाड़ी क्या 50,000 किलोमीटर चली या 2 लाख किलोमीटर चली? वो गाड़ी वेल मेंटेन्ड है या वो गाड़ी पोल्यूटिंग है? भारतीय जनता पार्टी ने कार स्क्रैपर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, कार रिटेलर्स, कार डीलर्स, इन सबके साथ साठ गांठ करी कि 62 लाख परिवारों को नई गाड़ियां, नए 2 व्हीलर्स खरीदने पड़े। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा न मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, फिर भी वे कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए। इन सभी देशों ने अपने सभी लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। हमें आज़ादी के बाद से ही इसे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। आप आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया, और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आज़ादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। इन सभी देशों ने केवल और केवल एक काम किया, अपने हर नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा और फ्री सेहत का इंतजाम इन लोगों ने किया। ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सबसे पहला काम करना चाहिए था, हर गांव में स्कूल खोलना चाहिए था और हर गांव में एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल खोलना चाहिए था। वो काम हमने नहीं किया। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा अगर हमारे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी? तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ काम है, एक आम आदमी की जिंदगी को सुधारने का काम है। यही असल में राष्ट्र निर्माण का काम है। और राष्ट्र निर्माण और क्या है? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें